हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी का शीर्षक है दो बूंद आंसू। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में रक्षक ही भक्षक बन जाता है। इसी बिंदु को उठाते हुए मैंने कहानी लिखी है। कहानी का शीर्षक है दो बूंद आंसू। 5 वर्ष बाद विदेश से लौटी तो ऐसा लगा कि अपनों से मिले हुए एक युग बीत गया है। अपने देश के लोगों की खुशबू तो विदेशों में भी खींच लेती थी। जब उनके बीच त्यौहार मनाने के लिए या उनसे मिलने के लिए मैं समय निकालती ही थी। वहाँ से लौटने के बाद मुझे अपनी सहेली शिल्पी की याद आई थी और दूसरे ही दिन मैं शिल्पी के घर पहुँच गई थी। शिल्पी के घर ताला बंद पाया। पड़ोसी से पता चला कि शिल्पी के पति ने दूसरी शादी कर ली है और शिल्पी मेंटल हॉस्पिटल में है। यकीन नहीं हुआ और रात भर ये प्रश्न मुझे कुरेदता रहा कि ऐसा कैसे हुआ। सुबह होते ही मैं मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गई थी। औपचारिकता पूरी होते ही शिल्पी को बुलाया गया था। इस बीच संस्था के प्रशासक ने मुझे बताया था कि शिल्पी बिल्कुल ठीक है और बार बार सूचना देने के बाद भी कोई उसे लेने नहीं आया था, अतः उसे छोड़ा नहीं जा सका। वैसे स्वेच्छा से शिल्पी संस्था के कार्यों में सहयोग करती है और अब उसे यहीं नौकरी दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। मेरे मानसिक झंझावात को एक मीठी सी आवाज़ ने रोक दिया था। नमस्ते। मेरे सामने शिल्पी खड़ी थी। समय ने उसे समय से पूर्व परिपक्व बना दिया था। अधेड़ सी दिख रही थी वो, सौम्य, शांत, सादगी की प्रतिमूर्ति। कुछ पल बाद उसके चेहरे के भाव बदले थे और वो आगे बढ़कर मुझसे लिपट गई थी। पायल, तू तू कब आई और मेरे बारे में तुझे कैसे पता चला? मेरे कंधे से चेहरा हटाने तक उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। मैंने अपने निःशब्द रुदन से उसका साथ दिया था और उसे जी भर के रोने से रोका नहीं। शिल्पी की एक पुरानी आदत थी कि जब भी कोई गंभीर रहस्य मुझे बताना होता था तो वो मेरे कंधे पर सिर रखकर रोया करती थी। बोली थी, शशांक से शादी का दृढ़ संकल्प भी उसने रोते रोते ही मेरे सामने किया था। बोली थी, पायल, घर वाले किसी तरह नहीं मान रहे हैं। जाति का चक्कर है ना, परंतु मैं शशांक के बिना नहीं रह सकती, इसलिए कोर्ट मैरिज कर रही हूँ। तू मेरी गवाह बनेगी ना? और मैं गवाह बनी थी। न सिर्फ गवाह बनी थी, बल्कि कुछ दिनों तक मैंने शिल्पी व शशांक को अपने घर में आश्रय भी दिया था। शशांक को जल्दी ही नौकरी व मकान दोनों ही मिल गए थे। तब तक शिल्पी गहने बेचकर साधारण से वेतन से काम चला रही थी। नए घर में जाने के बाद भी शिल्पी मुझे कई बार मिली। वो बहुत खुश नज़र आती थी, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है और चाह कर भी कह नहीं पा रही है। मुझे छोड़ने एयरपोर्ट भी आई थी शिल्पी। तब भी बोली थी, पायल देखो, अब ज़िंदगी किस मोड़ पर मिलाती है। मैंने कहा था, ऐसा क्यों कहती हो? 5 साल की तो बात है। वापसी पर मुझे लेने अपने बच्चों के साथ आना। आओगी ना? जवाब में वो हंस दी थी। मेरी तंद्रा को शिल्पी ने ही तोड़ा था। पायल, तू सब कुछ जानना चाहती है ना? बताऊंगी तुझे। तुझे नहीं तो और किसे बताऊं?
कहकर वो फिर रो पड़े थे। मैंने उसके आंसू पोंछे थे और उसे पानी पिलाया था। कुछ आश्वस्त होकर वो बोली थी, शशांक की तुलना में मैं कुछ भी नहीं थी। फिर भी उसने मुझसे शादी क्यों की थी, ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाई। बस केवल एक बात हो सकती थी कि मैं कमाती थी और शशांक बेरोजगार था। शादी के कुछ महीनों बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि हमारे आंगन में एक फूल खिलने वाला था और शशांक की नौकरी लग ही चुकी थी। शायद यही मेरी गलती थी, क्योंकि उसके बाद तो मैं उसके लिए बिल्कुल उपेक्षित वस्तु बन गई थी। कभी कभी वो शीशे के सामने खड़ा होकर इतरा कर कहता था, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ जो गधी से दिल लगा बैठा। परियां मेरे आसपास घूमा करती हैं और मैं बंध चुका हूँ। ऐसे क्षणों में मैं कहीं अंदर तक सहम जाया करती थी, भले ही ऊपर से मुस्कुरा देती थी। उसके ऑफिस के सहयोगी कभी कभी घर आते थे तो चाय के दौरान शशांक की महिला सहयोगियों का नाम ले लेकर मजाक किया करते थे। मुझे उसने पत्नी का दर्जा सिर्फ बिस्तर तक दे रखा था। कुछ समय बाद उसकी महिला सहयोगी घर भी आने लगी थीं। कभी अलका तो कभी लता, कभी पुष्पा तो कभी रोजी। शशांक उनसे कमरे के अंदर बैठकर घंटों बातें करते रहते थे और मैं इंतज़ार करती रहती थी कि कब वो चाय लाने के लिए कहें। धीरे धीरे चाय की जगह विस्की ने ले ली थी और महिलाओं के आने का समय भी दिन के बजाय रात को हो गया था। फिर भी मैं चुप थी, घुट रही थी। कर भी क्या सकती थी? मायका वो नौकरी दोनों ही छूट चुके थे और उस पर कोख में एक जीव पनप रहा था। ऐसे ही दिनों में प्रसव पीड़ा हुई थी। शशांक घर पर नहीं थे, पड़ोसी अस्पताल ले गए थे। वो अनखिला फूल मुझे छोड़कर चला गया था और मैं ये सब सहने को जिंदा थी। जिंदा कैसे न रहती, अभी और बहुत कुछ सहना जो था। मैंने शिल्पी का हाथ पकड़ लिया कि शायद वो दुख का बोझ कुछ हल्का महसूस कर सके। शिल्पी ने एक गहरी सांस ली थी और बोली, 4-5 दिन बाद मैं अकेली ही अस्पताल से घर आई थी। देखा तो शशांक अपने एक दोस्त के साथ बैठे शराब पी रहे थे। मुझे देखते ही बोले थे, आ गई, जरा पकोड़े तल देना, और हाँ, शाम का खाना लाजवाब होना चाहिए। मैंने धीरे धीरे सारा काम निपटाया था और अपने बेडरूम में आराम करने चली गई थी। अचानक बेडरूम का दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि शशांक अपने उसी दोस्त के साथ दरवाजे पर खड़े थे। मेरे पास आकर बोले, ये मेरा बॉस है, प्रमोशन का मामला है, चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ। और मैं सचमुच चीख पड़ी थी। तब तक चीखती रही थी जब तक लोगों ने आकर मुझे पकड़ा और शशांक को अस्पताल पहुंचाया। मैंने शशांक पर तमाम चीज़ें फेंक फेंक कर मारी थी और वो लहूलुहान हो गए थे। मुझे यहाँ लाकर भर्ती करवा दिया गया था। कुछ दिन बाद मैं सामान्य हो गई थी, पर मुझे मालूम था कि मुझे लेने कोई नहीं आएगा। 2-3 साल पहले पड़ोसी चाचा आए थे तो बता रहे थे कि शशांक का प्रमोशन हो गया है और वो दूसरी शादी करने वाला है। कहकर शिल्पी चुप हो गई थी, जैसे कि जिंदगी के सफ़र से थक चुकी हो। मैंने शिल्पी की बेबसी को महसूस करते हुए कहा, अब आगे क्या सोचा है तुमने? शिल्पी का जवाब था,
लाशें सोचा नहीं करती। मैं स्तब्ध रह गई थी। वास्तव में इस पुरुष प्रधान समाज में उसके लिए पिछले लौटने का कोई रास्ता न था। वो शशांक से कोई खर्च भी नहीं लेना चाहती थी और शायद आगे इस विषय पर कोई बात भी नहीं करना चाहती थी। उसके मन से नफरत का जहर पूरी तरह निकल नहीं पाया था। मैं उसे उसकी हालत पर छोड़ना नहीं चाहती थी, परंतु समय हो चुका था और मुझे वापस आना था। 1 सप्ताह बाद मैं उससे फिर मिली। वो कुछ सामान्य लगी। मैंने उससे पूछा, शिल्पी, तुम शशांक से नाराज क्यों हो? उसके चेहरे पर विद्वेष के भाव उभर आए थे और बोली, सब कुछ जानने के बाद तुम ये पूछ रही हो? अरे, उसने मुझे घर का सुख नहीं दिया तो न सही, पर पत्नी की इज्जत की रक्षा तो एक अनपढ़ गंवार भी करता है। उसने तो मुझे खुद ही, कहकर वो रोने लगी। मैंने उसे कुरेदा, और शिल्पी, इस पर भी तुम चुप हो? उसे सजा नहीं देना चाहती? वो शांत थी। मैंने उससे पुनः विचार करने को कहा। शिल्पी, सोचो, क्या बार बार नए शशांक पैदा होते रहें और हर नई शिल्पी को बार बार पागल खाने आना पड़े? अचानक शिल्पी बोल पड़ी, पायल, मैं तैयार हूँ। शशांक को सजा मिलनी ही चाहिए। वकील से बातचीत के बाद पता चला कि शशांक अग्रवाल एक उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उसके विरुद्ध सबल कार्रवाई हो सकेगी। अदालती कार्रवाई चलती रही सालों तक, परंतु शिल्पी के पक्ष में कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं था। शादी के कागजात या फोटो शिल्पी के पास नहीं थे। मैं शादी की एक गवाह होकर भी कुछ नहीं कर पाई थी। अदालत में वकील ने बार बार कागजात तलब करवाने के लिए आवेदन किया था, परंतु कुछ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी। शायद शशांक के पदीय दबाव के कारण हम सब निराश हो चुके थे। तभी वकील साहब के फ़ोन ने मुझे हतप्रभ कर दिया था। पायल जी, अब मुकदमा अपने हाथ में है। अभी अभी श्रीमती शशांक अग्रवाल आई थी। शशांक की पहली व दूसरी शादी की फ़ोटो वो अन्य कागजात दे गई हैं। यहाँ तक कि वो अपनी गवाही देने को भी तैयार हैं। श्रीमती शशांक अग्रवाल ने सचमुच गवाही दी थी शिल्पी के पक्ष में। पूरी अदालत स्तब्ध थी कि एक सम्मानजनक जीवन जीने वाली महिला स्वयं अपना व अपने परिवार का भविष्य बर्बाद कर रही है, पर उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। शशांक को दूसरा विवाह करने के जुर्म में 2 वर्ष की सजा हुई थी। वो नौकरी भी छूट गई थी। अदालत से बाहर निकलने पर शिल्पी ने उनको धन्यवाद कहा और बोली, मिसेस अग्रवाल, मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आऊँगी। मेरा घर तो पागल खाना ही है। मुझे वहीं नर्स की नौकरी मिल गई है, लेकिन आपने जो सहयोग दिया वो भारतीय नारी के आदर्शों से कहीं अधिक ऊंचा है। श्रीमती अग्रवाल ने थके स्वरों में जवाब दिया, मैंने एक शशांक को सबक सिखाना चाहा है ताकि नए शशांक पैदा न हो सकें। उनकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपक पड़ी थीं, जो शायद उनके पति शशांक के लिए थी। नमस्कार।